नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कपिल और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसन। अजय जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से जारी। भारत के जूनियर तीरंदाजों ने सिंगापुर एशिया कप के दूसरे चरण में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे और भारत के स्टार जेवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा आज मध्य रात्रि के बाद पेरिस डायमंड लीग 2025 में चुनौती पेश करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लीड्स में खेला जा रहा है। टी ब्रेक तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 215 रन बना लिए हैं। इस सत्र में भारत ने कोई विकेट नहीं खोया और ओपनर यशस्वी जायसवाल ने अपना शतक पूरा किया। इसी सत्र में कप्तान शुभमन गिल ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। अजय जी, भारत की जो पहली शुरुआत हुई थी, शुरुआत मजबूत थी, उसके बाद 2 विकेट गिरे लंच ब्रेक तक और उसके बाद टी ब्रेक तक कोई नुकसान पर भारत 215 तक पहुंच जी गया। हाँ, पहले पहले जो अच्छी शुरुआत मिली थी, केएल राहुल ने जिस हिसाब से शुरुआत दिलाई थी, 42 रन बनाए थे और ओपनर के तौर पे आते हुए, और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग भी करी थी, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन हाँ, बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। साई सुदर्शन सिर्फ 4 बॉल खेल के ही 0 पे आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो है, जिस हिसाब से कप्तान, हमारे नए कप्तान 37वें टेस्ट कप्तान हैं शुभमन गिल, और जिस हिसाब से यशस्वी जायसवाल, इन दोनों ने जो है पारी को बढ़ाया आगे, वो काबिले तारीफ है। इनफैक्ट यशस्वी का तो ये पहला शतक है इंग्लैंड कंडीशंस में, इंग्लैंड में, और ये 5वां शतक है। ये 20वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं जिसमें इनका 5वां शतक आया है। और बहुत ही अच्छा, मतलब जिस हिसाब से शुरुआती जब मॉर्निंग में जब गेम मैच शुरू हुआ था, थोड़ा सा जो है बेन स्टोक्स ने तो इसीलिए ही बॉलिंग करने का, जीते थे टॉस, उन्होंने बॉलिंग करने का जो है निर्णय इसलिए लिया था क्योंकि थोड़ा सा स्विंग और सीम, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशंस पे मिलती हैं। लेकिन हेडिंगली में इतना ज़्यादा स्विंग और सीम आज देखने को नहीं मिला। कल जैसे फोटोग्राफ्स आए थे मतलब पिच को देख रहे थे तो पिच थोड़ी ग्रीन लग रही थी। तो इसमें हम कल के शो में हमने बात भी करी, जो ये वाली पिच है वो तेज गेंदबाजों को मदद करेगी। और कई बार हम देख रहे थे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक के सामने इंडिया बहुत मुश्किल रहेगा उसके लिए। देखिए, एक यहाँ पे अभिषेक जी, एक चीज हमें यहाँ पे एक चीज देखनी पड़ेगी कि इंग्लैंड की बॉलिंग अटैक शुरू से ही हम लोग कह रहे हैं कि काफी वीक है। जोफ्रा आर्चर इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। इनके पास जो 4 फ्रंट लाइन जो बॉलर्स हैं, जिनमें बेन स्टोक्स हैं, ब्रायन कार्ड्स हैं, जॉश टंग है और क्रिस वोक्स हैं, ये चारों जो है ये फास्ट बॉलर्स हैं। लेकिन अगर हम इनमें 2 जो इनके जो मेन बॉलर्स हैं, अगर हम उनको देखें, जॉश टंग और ब्रायन कार्ड्स, इन दोनों के पास टोटल मिला के 8 टेस्ट का एक्सपीरियंस है। जबकि बेन स्टोक्स ने 100+ टेस्ट खेले हैं और उन्होंने बॉलिंग भी करी। तो अगर हम इस चीज़ को देखें, तो अगर उसके मुकाबले अगर इंडियन बॉलर्स की तरफ देखें, जसप्रीत बुमराह हो गया, शार्दुल ठाकुर हो गया, मोहम्मद सिराज हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, तो मैं तो ये कहूँगा कि इतना एक्सपीरियंस, उसके बाद जो है हमारे पास इतने सारे बॉलर्स जो हैं रिजर्व में भी पड़े हैं, जो आज आ सकते थे टीम में, उनको लिया नहीं गया। जैसे कि अर्शदीप सिंह हो गए और क्या कहते हैं, हर्षित राणा हो गए, जिनको बैकअप के लिए की तरह रखा गया है, नीतीश रेड्डी है। तो डेफिनेटली यहाँ कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है इस बार, क्योंकि, और दूसरी बात, अगर आप एक और चीज़ देखें तो जो उनके 2 सलामी बॉलर थे, स्टुअर्ट ब्रॉड और जिमी एंडरसन, ये एक अजीब सी बात है कि 2 सलामी बॉलर, जिन्होंने, जिमी एंडरसन तो वर्ल्ड के जो है 3rd रैंक पे उनकी जो है नंबर ऑफ विकेट्स अगर हम देखें वही भारतीय खेमे में तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और आर अश्विन भी नहीं है। वो ठीक है, आर अश्विन ये सब नहीं है, मैं मानता हूं कि विराट कोहली नहीं है और रोहित शर्मा भी टीम में नहीं है। लेकिन अगर आपने खुद ही देख लिया, आज इतना मेच्योरिटी के साथ जो है यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल है, केएल राहुल सबसे मेच्योर एक्सपीरियंस बैटर है, उनसे जरूर
जो है इन यंगस्टर्स को एक वो मिला होगा, एक उनको उनको एक अच्छे से उनको समझाया गया होगा। आज की प्लेइंग 11 को लेके कयास लगा रहे थे नीतीश रेड्डी या शार्दुल ठाकुर और करुण नायर या फिर साई सुदर्शन। साई सुदर्शन का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, वो 0 पर पवेलियन। देखिए साई सुदर्शन डेफिनेटली नंबर 3 पे आए थे। ये पहले से इन्होंने जो है शुभमन गिल ने अपना आइडिया लगा लिया था कि वो साई सुदर्शन को, आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है साई सुदर्शन का, और उसी के बेसिस पे जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको बहुत मतलब ही वाज अमंग द टॉप रन गेटर्स इन आईपीएल। और उसके बाद जो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जो है रणजी ट्रॉफी में भी उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा, उसके चलते इनको टीम में लाया गया। अब ये नहीं है कि आपने पहली पदार्पण था इंग्लैंड, हाँ, पहली बार वो बैटिंग कर रहे हैं इंग्लैंड में, पहली बार उनको टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिला है, अवसर मिला है। तो कहीं ना कहीं नए नए प्लेयर आए हैं, थोड़ा बहुत नर्व्स भी होती हैं प्लेयर्स में, और थोड़ी सी इंग्लैंड की कंडीशंस इतनी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब इंडियन प्लेयर्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं। लेकिन द वे यशस्वी जायसवाल एंड शुभमन गिल हैव नेगोशिएटेड दैट इनिशियल जो है पूरा सेशन निकाला है उन्होंने, पोस्ट लंच सेशन निकाला है, वो काबिल तारीफ है। सेंचुरी प्लस पार्टनरशिप कर ली है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज के जैसे टी तक आज जो क्लोज ऑफ प्ले होगा फर्स्ट सेशन मतलब फर्स्ट डे का, तो हो सकता है कि 300 के आसपास 300 प्लस ही जो है विच विल बी अ वेरी गुड स्कोर फॉर इंडिया ऑन द फर्स्ट डे। और सिर्फ 2 ही विकेट गिरी हैं, और वो भी सिर्फ फर्स्ट सेशन में। इसका मतलब ये है कि काफी स्टेबलाइज हो चुके हैं ये प्लेयर्स। और अभी तो ऋषभ पंत, करुण नायर और रविंद्र जडेजा का आना बाकी और है। उसके अलावा जो है शार्दुल ठाकुर भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, और रविंद्र जडेजा भी बहुत अच्छी बैटिंग कर सकते हैं डाउन द ऑर्डर। भारत के जूनियर तीरंदाजों ने सिंगापुर में हुए एशिया कप के दूसरे चरण में 2 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 9 पदक जीतकर अपने अभियान का समापन किया। अजय जी, प्रतियोगिता में भारत के पास 7 स्वर्ण पदक जीतने का मौका था, लेकिन 5 फाइनल मुकाबले हारने के कारण खिलाड़ियों को रजत पदक से ही जी हाँ, 10 में से 7 फाइनल में पहुंचे थी इंडिया के जूनियर आर्चर्स, लेकिन बदकिस्मती सिर्फ 2 ही गोल्ड आए हैं, बाकी 6 सिल्वर आया, मेरे ख्याल से 1 ब्रोंज आया। डेफिनेटली ये एक वीक पॉइंट है इंडियन आर्चर्स का। और जब भी देखने अब आप शुरुआत से अगर देखना शुरू करें तो ओलंपिक्स, इंडियन आर्चर्स को हमेशा जो है बड़े होप के साथ जाते हैं ओलंपिक्स में कि इस बार जरूर एक मेडल ड्राउट को खत्म करेंगे और एक मेडल लेके आएंगे, लेकिन ऐसा आज तक ओलंपिक्स में नहीं हुआ। लिम्बाराम के टाइम से ये बात चली आ रही है, और अब तक ही वैसा का वैसा ही चलता आ रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें रिकर्व प्रतिस्पर्धा की, तो भारतीय खिलाड़ी कहीं ना कहीं उसमें जूझते नजर देखिए आते हैं। इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कंपाउंड आर्चरी। कंपाउंड में ज्यादा मेडल जीतते हैं क्योंकि थोड़ा सा उसमें टेक्निक नहीं, रिकर्व के बशर्ते टेक्निक कम इस्तेमाल होती है, और रिकर्व थोड़ा सा इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें ट्रिगर एक्शन नहीं होता है, और कंपाउंड में ट्रिगर एक्शन होता है, तो उसके चलते थोड़ा कंपाउंड में इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। वर्ल्ड कप्स में भी अगर आप देखें तो कंपाउंड में ज़रूर ज़्यादा मेडल आते हैं, एशियन गेम्स में भी अगर आप देखिए तो कंपाउंड में ज़्यादा मेडल आते हैं, रिकर्व में कम मेडल इसीलिए आते हैं। तो ज़रूर इंडिया कोशिश ज़रूर करे, फॉरेन कोचेस भी ला रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे इनको जो है रिकर्व में इंप्रूव करना ही पड़ेगा अगर इनको ओलंपिक में मेडल जीतना है। FIH प्रो लीग के यूरोप चरण में लगातार 6 हार के बाद भारत के लिए अगले साल होने वाले विश्व कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने का सपना टूट ही चुका है। भारतीय हॉकी टीम के पास अब केवल बेल्जियम के खिलाफ बाकी 2 मैचों में जीत दर्ज कर प्रतिष्ठा बचाने का मौका है। जी हाँ अभिषेक जी, ऐसा है कि डिफेंस ने काफी लेट डाउन किया है इंडिया को, जहां में पेनल्टी कॉर्नर्स हुआ, चाहे वो फोर्थ क्वार्टर में आते आते उनका जो है स्टेमिना कम हो जाता है या व्हाटएवर। अमित रोहिदास, सुमित जैसे हमारे डिफेंडर्स है, ऑल्दो हरमनप्रीत का परफॉर्मेंस एज ऑलवेज बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये 2 डिफेंडर्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। इंडिया नीदरलैंड से हारा, अर्जेंटीना से हारा, ऑस्ट्रेलिया से हारा, 2-2 6 मैच हारा है लगातार, और अब आखिरी है बेल्जियम के साथ। तो डेफिनेटली फेस सेविंग हो जाए यही बहुत है। वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे, तो एक फेस सेविंग करके, ऑल्दो बेल्जियम की टीम बहुत हाई रैंक्ड है, वर्ल्ड नंबर 3 है, उनको हराना बहुत मुश्किल होगा, ओलंपिक चैंपियंस भी रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर कुछ करना है तो यही करना है, उसके बाद तो कुछ रहता नहीं इंडिया के पास। हॉकी मास्टर्स कप में आज महिलाओं के पूल ए मुकाबले में हॉकी हिमाचल ने केरल के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की। पुरुषों के पूल ए मैच में आंध्र प्रदेश और केरल का मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहा।
मलेशिया के कुचिंग में एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत के वेलावन सेंथिल कुमार कल सीधे गेमों में जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए। सेंथिल कुमार ने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के जोआचिम चुआ को 11-7, 11-6, 11-6 से हराया और लगातार दूसरी बार एशियाई चैंपियनशिप के अंतिम 4 में जगह बनाई। भारत के स्टार जेवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा आज मध्यरात्रि के बाद पेरिस डायमंड लीग 2025 में चुनौती पेश करेंगे। अजय जी, 8 साल बाद नीरज इस पेरिस जो पेरिस है डायमंड लीग का पेरिस चरण में भाग ले रहे हैं और उसमें 8 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक चुके हैं। तो नीरज ने भी तो 90 मीटर का थ्रो इस साल कर ही दिया, जो उनका काफ़ी सालों से चला आ रहा था। जब से वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने थे, उसके बाद जब ओलंपिक का गोल्ड भी जीता था उन्होंने टोक्यो में, उसके बाद सिल्वर मेडल जीता आपका पेरिस में, तब से ही ये चली आ रही है। हम लोग सभी कर रहे थे, सोच रहे थे कि ये थ्रेशोल्ड कब पार करेंगे 90 मीटर्स का, जो अभी साल लेकिन के इस बार शुरुआत जो में हो उनके चुका लिए है, 2 बार वो उन्हें जूलियन वेबर ने हराया है, तो इस बार उनके पास बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। जी हाँ, बदला लेने का पूरा मौका है। और उसके अलावा 90 प्लस थ्रो कर चुके हैं। ये तो अलग बात है कि जूलियन वेबर जो पिछला टूर्नामेंट हुआ था उसमें थोड़ा सा लास्ट थ्रो में उन्होंने अच्छा कर दिया था, जिसके चलते वो गोल्ड जीत गए थे और हाँ, नीरज चोपड़ा का सिल्वर मेडल आ गया था। हम बता देते लेकिन अपने श्रोताओं को 91.06 मीटर का, और वहीं चोपड़ा का जो थ्रो था वो 90.23 मीटर का था। बहुत माइनर सा ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो डेफिनेटली वो नीरज कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो 1.5-2 महीने का समय मिल गया उनको और प्रिपरेशन करने के लिए, तो डेफिनेटली ये होप करते हैं कि पेरिस में इनका जो है गोल्ड आए। और ये वही जगह है जहां पे उन्होंने जो है 2024 में सिल्वर मेडल जीता था। तो इट्स अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर नीरज चोपड़ा ऑल्सो। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र विशाखापट्टनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के अतिरिक्त होंगे। विशाखापट्टनम योग आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। इस कड़ी में लगातार देश विदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले विजयवाड़ा में फ्लोटिंग योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1000 से अधिक योग साधकों ने कयाक, जेट स्की, रेत की नाव और तैरते हुए प्लेटफॉर्मों सहित 200 जल शिल्पों पर योगासन किए। हैदराबाद में आज सवेरे आयोजित कार्यक्रम में हजारों योग साधकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम केंद्रीय कोयला, खान और इस्पात मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया। वहीं नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज भारतीय मिशन ने पोखरा में योग सत्र का आयोजन किया। सैकड़ों लोगों ने इस योग सत्र में भाग लिया। उधर सऊदी अरब में भारतीय दूतावास कल सऊदी योग समिति और प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। इस बीच कतर में भी भारतीय दूतावास भारतीय खेल केंद्र के सहयोग से दोहा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगा। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। अजय जी, योग को लेके अक्सर माना जाता है कि मेडिटेशन, काल्मनेस इसके लिए होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में योग कितना महत्वपूर्ण है? जी, स्पोर्ट्स में योग इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप शूटिंग को देखिए, मैंने कई बार देखा है शूटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देते हैं, वो मेंटल टफनेस पे ध्यान देते हैं। वो काफ़ी समय जो है अपना बिताते हैं योग करने में, जिससे उनका मन की और दिमाग की एकाग्रता रहे, जिस हिसाब से वो कंसंट्रेशन बना पाएँ और वो शूट कर सके। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आज की तारीख में इंडियन शूटर इतना अच्छा कर रहे हैं। तो ये हर स्पोर्ट में ये लागू होती है ये चीज़। खेल मंत्रालय ने भारतीय हॉकी को आगामी महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों से पहले प्रोत्साहन देने की कवायद में पहली बार हॉकी खिलाड़ियों को भी 25,000 रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त भत्ता आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस देने की मंजूरी दी है। मिशन ओलंपिक सेल की कल हुई 156वीं बैठक में टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप्स योजना के तहत 80 हॉकी खिलाड़ियों को यह भत्ता देने का फैसला लिया गया। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। अजय जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।